नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, लगातार डीपीआई अपने पिछले 4 महीनों की प्रक्रियाओं में बहुत ही विसंगतियों के साथ इस बार अतिथि व्यवस्था को अपना रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कई कारणों का, कई साथियों का ऐसा कहना भी है कि एक कारण ये भी है कि जहां 10 महीने का वेतन देना था, वहां 8 माह का वेतन देकर सरकार 2 माह का वेतन बचाने का प्रयास कर रही है। दूसरी जगह ये विसंगति आ रही है कि डीपीआई ने ही अपनी पूरी तैयारी नहीं की है इस बार अतिथि व्यवस्था को ऑनलाइन करने की, और जल्दबाजी में प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी, जिस वजह से पोर्टल पर जैसे कि रेफरल कोड का ना आना, आवेदन ना पहुंच पाना। अभी इसी सत्र में ही इन्होंने प्रमोशन प्रणाली को चालू किया है। मतलब एक रणनीतिक तरीके से ऐसा लग नहीं रहा है कहीं से कहीं तक कि एक व्यवस्थित प्रणाली को रखा गया है। मतलब विभागीय तौर पे आप सब बैठे हैं, आपको सैलरी मिलती है 1.5-1.5 लाख रुपया, आपको एक पूरा डिपार्टमेंट दिया गया है, पूरी व्यवस्थाएं दी गई हैं, एक पूरी टीम दी गई है, तो विचार करके ये चीज नहीं देख पा रहे हैं आप। इसमें देखो, मैं सरकार का जो नजरिया है वो एक राजनीतिक विषय है, जो भी विषय है, पर व्यक्तिगत मेरा विषय ये है कि अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो मैं उसके तर्क वितर्क करके ठीक करता हूँ। अगर आपको इस सत्र में अगर अतिथि व्यवस्था को समय पर रखना था, प्रक्रिया ऑनलाइन करनी थी, साथ ही 30% परिणाम वालों को नहीं रखना था, या प्रमोशन से शिक्षकों को रखना था, इसी सत्र में आपको नियमित शिक्षक भी रखे जाने हैं। इसके लिए पूरी एक व्यवस्था होती है, एक प्रणाली होती है। अब आप देख रहे हैं कि पहली चीज अगस्त में ज्वाइनिंग शुरू हुई, अगस्त में 2 बार टाइम टेबल चेंज हो गया। अभी भी पोर्टल पर रेफरल कोड जैसी समस्या बनी हुई है। कई साथियों की प्रोफाइल से ये लिखा आ रहा है, जो पहले पढ़ाते थे, पैनल में थे, वो भी अभी लॉक है, उनका भी पोर्टल नहीं खुल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, वो बिना बीएड डीएड वाले गेस्ट में पढ़ा रहे हैं। अभी भी इस सत्र में भी उनका नाम आया है, क्योंकि वो पिछले सत्र में थे और उनके पास में हाईकोर्ट का हवाला है, तो वो भी पढ़ा रहे इस सत्र में। इतनी सभी विसंगतियां क्यों, जब आपने ही आदेश निकाला था कि बिना बीएड डीएड वाले सत्र में नहीं रखे जाएंगे, उसके बाद भी आप इस सत्र में गेस्ट में बिना बीएड डीएड वाले गेस्ट पढ़ा रहे हैं। और ये नियम आप 2019 के हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग रखते हैं। खैर, जो भी है, ये बातें करेंगे। पहले जानकारी काम की है वो सुने आप। इस सत्र की अभी आखिरी ये प्रणाली, उम्मीद है मुझे कि आखिरी चरण हो, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार प्रक्रियाएं बदल चुकी हैं, ये तीसरी बार है। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के 3 चरण होने हैं। अच्छे से समझ लेना, मैं बता देता हूँ। पहला चरण जो है वो है आपके उन साथियों, देख लीजिए सामने सामने, अच्छा रहेगा। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर बीसी मतलब डिपार्टमेंट ने शिक्षण हमारे शिक्षण संचालनालय ने निर्देश जारी किए हैं। इनमें स्पष्ट किया गया है कि अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया अतिथि शिक्षक प्रबंधन प्रणाली मतलब जीएमएस पोर्टल पर की जाएगी। पहले चरण में ऐसे गेस्ट या अतिथि शिक्षक जो गत वर्ष मतलब जो पहले पैनल में थे 2324 में कार्यरत थे और पद रिक्त हैं, उन शिक्षकों की ज्वाइनिंग 17 अगस्त तक पूर्ण कराना होगा। 12 तारीख मतलब कल से 17 अगस्त तक पूर्ण कराना होगा। दूसरे चरण मतलब 17 अगस्त के बाद ऐसे रिक्त पद जिन पर विगत वर्ष 2023 और 24 में अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं थे, या फिर वो पद रिक्त हो चुका है, कोई गेस्ट या नए पद में है, नया पद गेस्ट बना है, कोई रिटायरमेंट हुई है, ऐसे पद स्वीकृत किए गए हैं। उन पदों पर नए उन पद पर ऑनलाइन नए आवेदकों से आवेदन जीएमएस पोर्टल पर ज्वाइन या चॉइस फिलिंग करवाकर नियोजन की कार्यवाही पूरी की जाएगी। अब दोनों चरणों को अच्छे से समझना। पहला चरण 12 अगस्त से 17 अगस्त का है। दूसरा चरण 17 अगस्त से, आखिरी डेट यहाँ नहीं दी गई है, आवेदन करवाएंगे करवाकर नियोजन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। तीसरे चरण में शैक्षणिक सत्र में जैसे पीटीआई, लैब, लाइब्रेरियन के पदों पर नियोजन की कार्रवाई की जाएगी और अगस्त के अंतिम सप्ताह तक की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जिन विद्यालयों में पद प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं या उच्च पद प्रभार तथा नवीन भर्ती के लिए रिजर्व हैं, वह उच्च पद प्रभार तथा भर्ती के बाद खुलेंगे। 50% से कम पद 30% से कम परीक्षा परिणाम वाली शालाओं में क्या होगा, लॉक लगा रहेगा, या विगत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए लॉक लगा रहेगा। अब यहाँ पर इस सब का विश्लेषण मैं दूंगा। यहाँ पर देखिए, पहले आप सारी चीजें मैं बताता हूँ, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया को करेंगे चर्चा में। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से समझा, तो क्रियाएं बहुत पता है वैसे तो आप सभी को। प्रक्रियाएं बहुत आसान सी हैं। जैसा आपने पिछले सत्र में पढ़ाया है, गेस्ट हैं आप पिछले सत्र के, आपने अपनी पोर्टल पर गए, जीएफएस पोर्टल पर
आपने आईडी और लॉगिन से, अब ये पूर्व के पैनल में जो गेस्ट थे 2023 और 24 में, उन साथियों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका परिणाम 30% से प्लस रहा है तब ध्यान रखना है आपको। आप पोर्टल पर जाएंगे, आईडी और लॉगिन ये सब कर चुके हैं आप लोग, नई बात नहीं है, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें पता है आपको। लॉगिन कर कर आप क्या करेंगे, प्रक्रिया में भाग लेंगे, अप्लाई करेंगे। वहां से आप लोगों को मिलेगा एक पत्रक। पत्रक को ले जाएंगे कहाँ पर, उसी विद्यालय में जहां पर आपने पहले पढ़ाया था। प्राचार्य के पास जाएंगे, प्राचार्य के पास रेफरल कोड होगा, उसमें सारी जानकारी सील साइन करके आपको देंगे। उस पत्रक को वापस ले जाकर आपको फिर से अपनी वेबसाइट पर या अपनी लॉगिन आईडी पर जाकर के अपलोड करना होगा। ये अपलोड होने के बाद आप माने जाएंगे सत्यापित अभ्यर्थी 24 और 25 सत्र के। ये वो अतिथि शिक्षक हैं जो 23 और 24 में पढ़ा रहे थे, जिनका परिणाम 30% से ज़्यादा रहा है। अब ऐसे अतिथि शिक्षक जो 23 और 24 में पढ़ा रहे थे और 30% से परिणाम उनका अच्छा रहा है, दोनों चीज़ें हैं, उसके बाद भी उनके पोर्टल पर या उनके विद्यालय में पोस्ट रिक्त नहीं दिख रही है, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है वहाँ उच्च प्रभार से शिक्षक का आ जाना, या दूसरी वजह है नियमित शिक्षक की भर्ती के लिए वो पद रिजर्व कर लेना। मतलब बीच में हम अतिथि शिक्षक नहीं रख रहे हैं, क्योंकि वर्ग 1 की नियुक्ति हो सकती है या वर्ग 2 की नियुक्ति हो सकती है, तो हम उस पद को रिजर्व करते हैं इस सत्र के लिए, इसीलिए वो पोर्टल पर आपको रिक्त नहीं दिख रहा है। उसके बावजूद जब आप उसमें पढ़ा रहे थे पिछले साल में और आपका परिणाम भी अच्छा रहा है, तो ऐसे अतिथि शिक्षक जो लॉगिन करने के बाद भी लॉगिन करने के बाद भी ये प्रक्रिया नहीं हो पा रही हैं या पोस्ट रिक्त नहीं दिख रही है, उसका ये कारण बन सकता है। तो आपको विद्यालय जाकर कांटेक्ट करना होगा कि सर क्या उच्च प्रभार से आ चुके हैं या फिर नहीं आए हैं, इसकी पूरी जानकारी आप वहां पे जाकर लीजिए। अब नए आवेदकों के लिए साथियों क्या करना है, तो नए आवेदकों के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश हो चुके हैं जारी। आपके पास में देखो दो तरीके की रिक्त पद दिख रहे हैं, एक पद लिखे हैं संभावित और अभी एक पद लिखे हैं रिक्त पद। तो जो संभावित लिखे हुए हैं वो आपके लिए नहीं है रिजर्व, वो ऑलरेडी कह सकता हूं मैं कि इस सत्र के लिए अभी संशय में है। जब तक वहां उच्च प्रभार से गेस्ट नहीं आ जाते या नियमित शिक्षक नहीं आ जाते, वो अभी संशय में रहेंगे। तो मेरा कहना यह है कि 17 अगस्त के बाद अभी आप देख लीजिएगा पोर्टल पर रिक्त पद अपडेट होते जाएंगे, पूर्णतः रिक्त पद लिखा रहेगा उसमें कि ये रिक्त पद है। आप पोर्टल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, उसमें आप जब देखेंगे तो संभावित जहां नहीं लिखा रहेगा या फिर जो हट जाएगा, हो सकता है कि ये जल्द ही हटा दिया जाएगा, या फिर उसके बावजूद आपको जानकारी में पता चलता है कि मेरे आसपास में ये पद खाली है, ना तो वहाँ उच्च प्रभार से आना है और ना ही कोई दूसरा अतिथि शिक्षक वहाँ पर है। तो अगर ऐसा है तो आपके पास रिक्त पद की जानकारी किसी भी तरीके से पहुंच गई, कोई भी तरीका हो सकता है कि आपको पता चला कि ए विद्यालय में आपका पद रिक्त है, तो क्या करना पड़ेगा सर हमारे लिए? बस वही बात सेम टू सेम है। आपने भी पंजीयन करवाया था नए गेस्ट के लिए, तो उस पंजीयन आईडी और पासवर्ड का आपको पता होगा, और नहीं है तो मोबाइल नंबर से आप उसे रीचेक कर सकते हैं। आपको भी वैसे ही आवेदन ऑनलाइन करना पड़ेगा, सारी जानकारी आपकी वहाँ ऑलरेडी है। आवेदन करके आप उसी विद्यालय में ले जाइएगा पत्रक को। पत्रक ले जाने के बाद वहाँ पर आपके विद्यालय में साइन सील होंगे, वेरिफिकेशन होगा और रेफरेंस कोड जो भी आएगा वहाँ पर आपको सत्यापित करेंगे। फिर से वो पत्रक देंगे पीडीएफ में बना करके, आपको उसे दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। आप अपलोड करेंगे, सत्यापित हो जाएंगे, बाद में प्रक्रिया के आखिरी 25 अगस्त के बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो चयन हुआ है वो किस विद्यालय के लिए हुआ है। और अच्छा, जितने भी विद्यालय के आप चयन प्रक्रिया में उल्लेखित करते हैं, उन सभी विद्यालयों में पत्रक आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। और जब आपका ये पूर्ण सत्यापित पीडीएफ हो जाती है, अपलोड हो जाती है, फिर 25 अगस्त के बाद आपकी चयन प्रक्रिया या फिर ज्वाइनिंग प्रक्रिया को शायद चालू करें, या हो सकता है कि 1 सितंबर से चालू हो सकती है, क्योंकि ये सत्र जो है 7-8 महीने का ही रहेगा गेस्ट के हिसाब से। क्योंकि अभी तक अगर प्रक्रिया नहीं हुई है तो ये मान के चलिए कि आपका ये सत्र अगस्त से सितंबर से शुरू होगा, 1 महीने से 1 सितंबर से, और आपका 31 मार्च तक ये सत्र चलने वाला है। मतलब 7-8 महीने का वेतन ही मिल पाएगा आपको इस सत्र में। तो अभी मेरे हिसाब से आपका काम नहीं है, आवेदन जब होंगे वो होंगे 17 अगस्त। अभी आपका काम है कि नए आवेदक जो हैं रिक्त पदों की जानकारी निकाल लें। अगर आप देखिए मेरी बात को समझना, आप अगर पूर्णतः अतिथि शिक्षक के लिए काम करना चाहते हैं
कि मेरे पास में वर्ग 2 की पात्रता पास नहीं है या मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है गेस्ट के अलावा, पढ़ाने के अलावा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिक्त पदों की जानकारी रख लीजिए, जिससे 17 अगस्त से आवेदन हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों का चयन कर पाएँ। इसके अलावा अगर आपके पास विकल्प वर्ग 2 चयन परीक्षा है और आप इस 4-5 महीनों में गुजारा बसर कर सकते हैं, या फिर आपकी वर्ग 3 की पात्रता पास है, या आपके पास बीएड डीएलएड है, डीएलएड है आपके पास में अगर, और वर्ग 3 की पात्रता पास है, या फिर आप अभी पढ़ना चाहते हैं, इस सत्र में 2024 और 25 में 2 चयन परीक्षाएं होंगी। एक वर्ग 3 की सितंबर में होगी और एक वर्ग 3 की होगी, वर्ग 2 की सितंबर में, वर्ग 3 की होगी आपकी जनवरी के आसपास में। तो ये सत्र मार्च तक चलेगा। तो देखिए, मेरा कहना इतना है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से, देखिए, क्योंकि दोनों के बीच में अगर आप 6 घंटे विद्यालय जाते हैं, 2 घंटे आप विद्यालय में जाने के बाद आराम करते हैं, तो 8 घंटे का समय आपका एक दिन में एक्स्ट्रा जाएगा। और ये 8 घंटे आप ना करके कुछ भी कर लें 6-7 महीने, इसमें आप सिर्फ अध्ययन करेंगे तो आपका चयन सुनिश्चित होगा, मतलब समय ज़्यादा मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। तो आप किसी भी तरीके से 6-7 महीने निकाल लीजिए, क्योंकि आपके पास में 2 बेहतर विकल्प मिलेंगे। और अगर आपका कोई विषय आगे कोई रुचि नहीं है पढ़ाने वर्ग 3 या वर्ग 2 के लिए, तो फिर तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों का चयन करिए और चॉइस फिलिंग 17 अगस्त से होगी। अतिथि शिक्षक में आवेदन करिए और अपना अध्यापन का कार्य शुरू कराइए। और अगर दोनों ही चीज़ें करना चाहते हैं तो इसमें आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी। मेहनत मतलब मेरा ये कहना है कि आपको अब समय निकालना पड़ेगा। आप 8 घंटे विद्यालय जाएंगे आएंगे सब कुछ मिला करके 8 घंटे ही आपको 6-7 घंटे आपको घर पे पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। मतलब 16-17 घंटे आपको कहीं नहीं जाना है, तब जा कर के वर्ग 3 और वर्ग 2 में आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। 16-17 घंटे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी रही बात लाइब्रेरियन की, तो लाइब्रेरियन साथियों को 25 तारीख के बाद आवेदन करना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरीके से प्रक्रिया में भाग लेना है जैसा कि इस नए आवेदक कर रहे हैं और अतिथि शिक्षक कर रहे हैं। इसके साथ में ही देखो, लगातार आपको पता होगा कि यहाँ पर एक शिकायत और आ रही है, और वो क्या है, वो ये है कि आपने पता होगा बिना डीएड वाले, तो विधानसभा के सत्र में भी क्वेश्चन ये कराया गया है कि अतिथि शिक्षक रखने के लिए क्या बीएड और डीएलएड अनिवार्य है या नहीं है। ये प्रश्न किया गया है। अमर सिंह यादव जी हैं विधानसभा सत्र के कारण, इन्होंने ये सवाल किया है उदय प्रताप सिंह जी से, शिक्षा मंत्री जी से, कि क्या बिना डीएड बीएड वाले अतिथि शिक्षक रख सकते हैं। ये विषय नज़दीकी विषय है और चर्चा का विषय है, क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो सत्र में किस प्रकार से प्रक्रिया चलेंगी। ये देखिए, आप शिकायत की गई है कि बगैर बीएड डीएड वाले अतिथि शिक्षक की नियुक्तियां की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये नियमों के खिलाफ है। और ऐसा अगर कहीं होता है, नए आवेदक भी आते हैं, वो उनको भी रखा जाता है बिना बीएड डीएड के, तो वो फिर कहीं ना कहीं अनुचित होगा और ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस पुराने ही अतिथि शिक्षकों को रखा गया है। पुराने जो अतिथि शिक्षक हैं 23 और 24 के, उनको पुराना पैनल मान करके रखा गया है। नए आवेदकों में शायद ये चीज़, ये गलती ना अप्लाई जाए कि नए आवेदकों में बिना बीएड डीएड वाले आवेदक भी होंगे। जो नए आवेदक होंगे, पुराने अतिथि शिक्षक जरूर हैं, तो इनके ऊपर हो सकता है सरकार ध्यान देगी, उम्मीद है, और उनके लिए रखा जाएगा जो कि योग्य होंगे, शिक्षित होंगे, प्रशिक्षित होंगे और योग्यता की पूर्ण होंगे, ठीक है। बाकी सभी चीज़ें आपके साथ क्लियर हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, वेरिफिकेशन से लेके रेफरल कोड से लेके। ये समय के साथ आप इन प्रक्रियाओं में भाग ले लीजिए, इतना समय आपके पास पर्याप्त है। इसके अलावा अगर कोई और जानकारी आती है, हमारे बीच में अपडेट आता है, तो मैं आपके बीच ज़रूर लाऊंगा। ये समय सारणी अभी तक की आखिरी समय सारणी है। इसी समय सारणी के अंदर ही आप सारी प्रक्रियाएं कराएं, चाहे आप पूर्व से कार्यरत हों या आप नए अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही साथियों। उम्मीद है आपको ये जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।